चलिए अब देखते हैं कि यूरोपियों के आगमन के बाह्य कारण क्या क्या थे। वो कौन कौन से कारण थे जिसकी वजह से यूरोप इंडिया के धरती पर आ पाए। जिसमें से सबसे पहला कारण जो था वो था कुस्तुनतुनिया का पतन। कुस्तुनतुनिया का पतन। कुस्तुनतुनिया के पतन होने के बाद क्या हुआ, जो लाल सागर प्लस फारस की खाड़ी वाला मार्ग जो था, फारस की खाड़ी वाला मार्ग, फारस की खाड़ी वाला मार्ग वो बंद हो गया, मार्ग बंद हो गया। अब जैसे ही ये फारस की खाड़ी वाला मार्ग और लाल सागर वाला मार्ग बंद हुआ तो यूरोपियंस को जरूरत पड़ी कि वो कोई नया मार्ग खोज करे, है ना। तो उन्होंने अपने व्यक्ति को कहा, अपने लोगों को कहा कि तुम नए नए चीजों की खोज करो। तो यूरोप में क्या हुआ, यूरोप में क्या हुआ, जो नौवहन है उसके क्षेत्र में नवाचार शुरू हो गए। नौवहन के क्षेत्र में क्या हुआ, नवाचार शुरू हो गया। इस नवाचार के अंतर्गत क्या हुआ, कार्टोग्राफी की शुरुआत हो गई, मैप्स बनाए जाने लगे, और भी उपकरण जो यात्रा को आसान करते हैं उनकी खोज शुरू हो गई। ठीक है, इसके लिए यूरोपियंस ने अपने ही लोगों को फंडिंग देनी शुरू करी, पैसा भी देना शुरू करा। तो इसकी वजह से यह हुआ। तीसरा जो बाह्य कारक रहा वो रहा क्या, कि जो भारत का पूर्वी व्यापार था, जो ईस्ट यानी कि इंडिया की तरफ से जो पूर्वी व्यापार हो रहा था यूरोपियंस का, वो काफी आकर्षक था। आकर्षक के तौर पर तीन चीजें उनको बहुत भाती थी, जिसमें से नंबर 1 मसाला। मसाला भी एक कारण था, क्योंकि मसाले की वजह से क्या होता था कि यदि वो मसाला लेते थे तो उससे वो फूड को प्रिजर्व करते थे। ठीक है, दूसरा उनको घोड़ा का व्यापार भी काफी अच्छा लगता था। तीसरा सोरा, सोरा यानी कि बारूद। ये तीनों चीजों का व्यापार जो था वो यूरोपियंस को काफी अट्रैक्ट करते थे। ठीक है, तो इन चीजों को करने के लिए उन्होंने क्या करा, नए नए समुद्री मार्गों, चौथा उन्होंने काम करा, इसके लिए नए समुद्री मार्गों की खोज कर दी। नई समुद्री जो मार्ग है उसका खोज शुरू करा। नई समुद्री मार्ग का क्या करा, खोज शुरू करा। तो जो नई समुद्री मार्ग का खोज शुरू करा, इसमें से मेन रूप से ये यहां पे लिखता हूं, इसमें से मेन रूप से जो पहला व्यक्ति है जिसने समुद्री मार्गों की खोज में काफी अच्छी भूमिका निभाई, वो था 1487। एक व्यक्ति था, उसका नाम था बार्थोलोम्यू डियाज। बार्थोलोम्यू डियाज। बार्थोलोम्यू डियाज ने क्या करा, एक नया जगह खोजा, उसको बोलते हैं वो अफ्रीका का, आप जब ऐसे अफ्रीका का मैप देखोगे तो सबसे लास्ट में एक पॉइंट होता है, इसको उसने कहा केप ऑफ अस्ट्रॉम, केप ऑफ अस्ट्रॉम। लेकिन जो ये जब उसने उसको कहा केप ऑफ अस्ट्रॉम, लेकिन जो वहां का राजा था, उसने कहा कि नहीं, इसका नाम केप ऑफ अस्ट्रॉम नहीं रखेंगे, क्योंकि ये नया चीज है, हमारे लिए नई उम्मीद है। तो जो राजा जिसने फंडिंग करी थी उसने केप ऑफ अस्ट्रॉम का नाम जो है वहां का राजा ने चेंज कर दिया, और चेंज करके रख दिया इसका नाम केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप, इसी को आगे चलकर कहा गया उत्तर अंतरिम मासा द्वीप। उत्तर अंतरिम मासा द्वीप, केप ऑफ गुड होप कहा गया उत्तर अंतरिम मासा द्वीप। अब जब केप ऑफ गुड होप की खोज हो गई तो एक चीज तो था, एक्चुअली यूरोपियंस के भीतर एक डर बैठा हुआ था। उनको लगता था कि समुद्र में हम चलते चलते कहीं जाके गिर जाएंगे और कहीं पे आ जाएगा नरक जैसा चीज वहां पे। लेकिन जैसे ही बार्थोलोम्यू डियाज ने केप ऑफ गुड होप्स की खोज करी,
जब इसने क्या करा, केप ऑफ गुड होप की खोज करी, तो अब लगा कि अब यात्रा आसानी से निकल सकती है। ठीक है, तो उसी के बाद क्या हुआ, दूसरा व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति है वो, उसका नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस। ये मैं यहां पे मिटा देता हूं बाय कारंस में। ओके चलो मैं यहां लिखता हूं। हाँ, दूसरा व्यक्ति है उसका नाम है कोलंबस। कोलंबस एक स्पेन का व्यक्ति है। इसे कहा गया कि तुम जाओ भारत के लिए रास्ता खोजो, यानी भारत वहां से कैसे पहुंचा जाएगा। तो इसने क्या करा, उल्टा कर दिया और ये उधर चला गया पश्चिम की ओर और पहुंच गया अमेरिका, और इसने अमेरिका की खोज कर दी। वहां के लोगों को आज भी रेड इंडियंस कहा जाता है क्योंकि वहां पे वो चला गया था। तो ये जो कोलंबस था, कोलंबस जो निकला था, ये जो कोलंबस निकला था वो निकला था 1492 में। कब निकला था? 1492 में, क्रिस्टोफर कोलंबस। और तीसरा व्यक्ति जो था, जो नए रास्ते की खोज करने के लिए निकला था 1498 में, उसका नाम था वास्को डिगामा। उसका नाम था वास्को डिगामा। ये व्यक्ति पुर्तगाल का ही था और वास्को डिगामा जो था वो पुर्तगाल का ही था। और ये जब निकला वहां से तो कालीकट पर ये सबसे पहले पहुंचा। बेसिकली इसे रास्ता देखा नहीं था, पर गुजरात का एक व्यक्ति इसको मिल गया जिसका नाम था अब्दुल माजिद। तो अब्दुल माजिद की सहायता से ये व्यक्ति जो है, ये गुजरात का उस अब्दुल माजिद एक व्यापारी था, उसकी सहायता से ये व्यक्ति पहुंच पाया यहां तक। और ये पहुंचा कालीकट में, और कालीकट में वहां पर एक हिंदू राजा था जमोरीन, उसने उसका काफी स्वागत किया। माना जाता है कि यही वास्को डिगामा जब वापस से अपने देश लौटा, यहां से लेकर जब लौटा मसाला, तो उसको 60 गुना प्रॉफिट हुआ। और वो मसाला जब यूरोप के मार्केट में उतरे, लाइक स्पेन, पुर्तगाल और भी हंगरी वाले पूरे मार्केट्स में, पूरे यूरोप के मार्केट में जब उतरे मसाला, तो पता चला कि मसाले कहाँ से आ रहे हैं भाई। तो पता चला कि ये मसाले तो आ रहे हैं इंडिया के साइड से, किसी ने लीक करा। तो बाकी यूरोपियंस में भी ये चीजें आ गई। यानी फोर्थ जो फैक्टर रहा वो रहा, उसको बोलते हैं वाणिज्यवाद, मर्कैपिटलिज्म, वाणिज्यवाद। वाणिज्यवाद यानी कि उनको और अगला जो था वो उपनिवेश की चाह में भी थे, उपनिवेश की चाह में थे। आपको इसके रिटन हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, नोट्स ऑन द टेलीग्राम चैनल्स। आई विल आल्सो डिस्कस अबाउट दोज चैनल्स लेटर नाउ। अब हम एक बार फिर से देखते हैं कि यूरोपियों का आगमन का कारण क्या था भारत में। तो पहले हमने बताया इसके 2 कारण थे, जिसमें से बाह्य कारण हम देख चुके हैं। बाह्य कारण में जो पहला कारण रहा, वो पहला कारण ये था, कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया, जिसके बाद क्या हुआ, जो तुर्कों का लाल सागर और फारस की सागर वाले मार्ग पर कब्जा हो गया। इसकी वजह से क्या हुआ, यूरोपियंस को नया रास्ता इन्वेंट करने की जरूरत पड़ी। यदि वो नए रास्ते इन्वेंट नहीं करते तो फिर वो कैसे व्यापार कर पाते। सेकेंड चीज था, जब उनको लगा कि अब हमको नया नया रास्ता खोजना पड़ेगा, तो उन्होंने क्या करा, अपने ही लोगों को नौवहन करने पे मजबूर किया। कहा कि बाहर निकलो घर से और जाकर जो है वो कुछ लेकर आओ, खोजो। लोगों ने कार्टोग्राफी शुरू करी, मानचित्र बनाने शुरू करे और अलग अलग इक्विपमेंट्स खोजे लाइक, जिससे चीजें हो सकती है। तीसरा था कि उनको पूर्वी जो ईस्टर्न व्यापार था इंडिया के साइड से, चाइना के साइड से, वो काफी आकर्षित कर रहा था, जिसमें से 3 चीजें, मसाला, घोड़ा और सोरा। सोरा मतलब बारूद। ये 3 चीजों की उनको सख्त जरूरत थी। चौथा रीजन जो रहा वो था, नए समुद्री मार्गों की खोज करने वाले लोग, रिस्क उठाने वाले लोग वहां पर पैदा हुए, जिन्होंने कहा कि ठीक है हम चलेंगे, पुरानी धारणाओं को खत्म करके भी जाएंगे, नया चीजें इन्वेंट करेंगे। पुरानी धारणा मतलब क्या, यूरोप के अंदर ये बात कही गई कि एक दुनिया गोल है और एक समय के बाद तुम जाके कहीं गिर जाओगे। तो लोगों ने नेविगेटर्स वगैरह ने क्या करा, बोला कि चलो ठीक है हम लोग चलते हैं और उसको वहां पर जाकर करते हैं। ठीक है, ऐसे ही कुछ लोग यूरोप में राजा भी पैदा हुए। जैसे पुर्तगाल का एक व्यक्ति था, एक राजा था, उसका नाम था हेनरी द नेविगेटर, नाम ही है हेनरी द नेविगेटर। उसने प्रमोट करा, उसने बोला कि चलो ठीक है हम फंडिंग दे रहे हैं, तुम जाओ। और उन्होंने पैसा देना शुरू करा, फंडिंग दिया, और उन्होंने कहा ठीक है तुम जाओ और हम क्या और जाके खोज करो, राइट। तो हेनरी द नेविगेटर ने क्या करा, फंडिंग देना शुरू करा और बोला ठीक है जाओ खोज करो।
अब जैसे यूरोप के बाकी देश भी इस कंपटीशन में आ गए कि जब ये रास्ता खोज सकता है तो हमारे लोग क्यों नहीं खोज सकते हैं। ठीक है। एक व्यक्ति था बार्थोलोम्यू डियास, उसने क्या करा, फिर बाद में जाकर उसने क्या है, समुद्री मार्गों की खोज शुरू हो गई। तो एक व्यक्ति था, उसका नाम था बार्थोलोम्यू डियास, उसने क्या करा, 1487 ईस्वी में उत्तर अंतरिप, जिसको केप ऑफ गुड होप कहते हैं, उसने उसका नाम केप ऑफ अस्ट्रॉम रखा था, पर जिस राजा ने उसको फंडिंग दी थी उसका नाम था जॉन द्वितीय। तो जॉन द्वितीय राजा ने फंडिंग दी थी, उसने कहा कि नहीं ये एक उम्मीद की नई किरण है, इसीलिए इसका नाम केप ऑफ गुड होप रखते हैं रादर देन द केप ऑफ अस्ट्रॉम। तो वो चीजें उन्होंने ऐसे करी, राइट। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। फिर हमने देखा कि कैसे करके ये चीजें हुई और खोज हुई, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं बाह्य कारक, आंतरिक कारक अब देखने वाले। बाह्य कारक तो हमने देख लिया कि इसकी वजह से क्या हुआ, ये चीजें हुई, राइट। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखने वाले हैं हम सारे के सारे आंतरिक कारक देखने वाले हैं। वो कौन से आंतरिक कारक थे जिसके कारण यूरोपियों ने भारत पर इन्वेंट कर पाए। तो आंतरिक कारक में सबसे पहला कारण था कि जो भारतीय थे, जो भारतीय व्यापारी थे, वो ऑलरेडी यूरोपीय मार्केट में जाते आते रहते थे, उस तरफ आते आते। जो भारतीय व्यापारी थे उनका आवागमन जारी था। तभी तो मैंने बताया ना कि एक व्यक्ति था अब्दुल माजिद, उसी की सहायता से क्रिस्टोफ, उसी की सहायता से पुर्तगाली जो थे इंडियंस में एंटर कर गए, राइट। तो पहला जो कारण था वो यही था, ठीक है। और दूसरा था कि जो इंडिया है वहां पर जो इसका इंडिया के मार्केट का जो आर्थिक संरचना था वो काफी स्ट्रांग था, मतलब इकोनॉमिक स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग था। दूसरा कारण ये था। आर्थिक संरचना स्ट्रांग होने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आप यहां पर मार्केट में हुंडी व्यवस्था चलती थी, मतलब एक पेपर्स पे, यानी करेंसी का कम भी हो तब भी वो चीजें चला लेते थे। और यहां पर तीसरा चीज क्या है, जो व्यापार है, राजा के द्वारा व्यापार संरक्षित होता था। राजा के द्वारा क्या था, राजा द्वारा व्यापार था वो संरक्षित प्लस नियंत्रित था। यानी जो राजा है वो सप्लाई चेन को जानबूझकर मैनेज कर रहा है ताकि किसी दुश्मन को हराया जा सके। इसीलिए इकोनॉमिक सर्वे में एक नया टर्म दिया गया, स्ट्रेटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी। मींस व्हाट, कि हम अपने तौर पे अपने स्ट्रेटेजिकली क्रिटिकल्स मिनरल्स के सप्लाई को लेके इतना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हासिल करें कि चाइना हमें डिग्रेड नहीं कर सकता, हमें लाल आंखें नहीं दिखा सकता कि हम तुम्हें मिनरल्स नहीं देंगे, हम तुम्हें ये क्या कहता है चीप नहीं देंगे, हम तुम्हें ये नहीं देंगे, हम तुम्हें तेल नहीं देंगे। आपने देखा तेल की वजह से कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा, राइट, इस बार, क्योंकि हमारे पास हम उसके लेके किसी दूसरे कंट्री पे डिपेंड है, तो ऐसा हुआ। तो उसी तरह राजा के द्वारा संरक्षित था। जैसे कुछ एग्जाम्पल आप समझ सकते हो, जैसे आपने देखा होगा शिवाजी ने क्या करा, इस व्यापार का यूज उन्होंने मुगलों को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने फ्रांस को समर्थन दिया था व्यापार में, राइट। दूसरा व्यक्ति आपने देखा कैसे आपने जमोरिन को देखा। जमोरिन ने कैसे जो है इसने पुर्तगालियों का समर्थन करा, राइट। आपने ये देखा कि जमोरिन ने जो है पुर्तगालियों का समर्थन करा, ओके। फिर आपने देखा कि कैसे जो फारूक सैयद है 1717 में इसने क्या करा, अंग्रेजों को फरमान दे देता है व्यापार का। तो ये मेन कारण, आंतरिक कारण थे जिससे यूरोपीय भारत की धरती पर आ पाए, राइट। जिसमें सबसे पहला कारण था कि भारतीयों जो थे वो व्यापार के लिए यूरोप में जाया करते थे और वो बेसिकली मध्यस्थता की भूमिका निभाते थे। यानी यदि कोई व्यापार करने सामान नहीं भी जा रहे, तो जैसे आज के शेयर मार्केट में होता है शॉर्ट सेलिंग में, कोई आदमी पहले सामान खरीद के बाद बेच ले, या बीच में दो को बीच में खरीदने में एंट्री मार दे और पैसे कमा ले, राइट। वैसे ही ये यहाँ भी करते थे इंडियंस लोग, वहां पर जाके व्यापारी। तो इससे क्या हुआ, यूरोपियंस को लगा कि इंडियन मार्केट इतना ज्यादा समृद्ध है और वो हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकता है, राइट।
कि हम क्या कर सकते हैं, वो हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकता है ताकि कि हम जो है पैसे कमा सकते हैं। ओके, तो हमने अभी तक यहां पर ये देख लिया था कि कैसे जो है वो आंतरिक कारण क्या क्या रहे, ठीक है। इसमें तीसरा सबसे बड़ा कारण था कि जो राजा है वो खुद ही व्यापार को संरक्षित करता था और व्यापार के माध्यम से क्या करता था, सप्लाई चेन को कंट्रोल करता था। तो ये भी एक मेन कारण रहा जिसकी वजह से क्या हुआ कि जैसे शिवाजी ने फ्रांसीसियों से दोस्ती करी, जमोरिन ने पुर्तगालियों से दोस्ती करी, जमोरिन ने पुर्तगालियों का समर्थन करा था, फरूख सैयद मुगल थे वो अंग्रेजों से दोस्ती करी ना। तो ये चीजें रही, राइट। तो यहां से ये सब एक बहुत बड़ा कारण रहा, राइट। ओके, चलिए अब हम देखने वाले हैं कि जो पहला यूरोपियंस जो इंडिया जो यूरोप से आते हैं उनका नाम था पुर्तगाली, राइट। जो पहला थे उनका नाम था पुर्तगाली। जो पुर्तगाली है उनका भारत में जो टाइम पीरियड है वो है 1498 से लेकर 1961 तक, यानी सबसे पहले ये आते हैं और सबसे लास्ट में ही ये पुर्तगाली जो है वो जाते हैं। ओके, तो पुर्तगाली जो है सबसे पहले आते हैं और सबसे पहले जाते हैं। अब हम देखने वाले हैं ये पुर्तगाली जो है उसके इसमें हम देखने वाले ये है कि इसको हम कैसे पढ़ने वाले हैं। तो हम देखेंगे कि इनके टाइम पर इसको हम 3 तरीके से पढ़ने वाले हैं। पहला हम ये देखने वाले हैं कि इनके आने से जो नया सामाजिक परिवर्तन क्या हुआ, इसके बारे में ठीक से समझेंगे। नया सामाजिक परिवर्तन क्या हुआ इसके बारे में सीखेंगे। दूसरा देखेंगे, दूसरी तरीके से जो दूसरा चीज इसमें देखेंगे पुर्तगालियों के बारे में, इनका देखेंगे इन्होंने किस तरीके से यहाँ के स्थान पर सांस्कृतिक परिवर्तन लाया। ओके, जो तीसरा पार्ट होगा इसका जिसमें हम देखेंगे सांस्कृतिक परिवर्तन के बाद तीसरा जो पार्ट होगा उसमें हम देखने वाले हैं इनका राजनीतिक विकास कैसे हुआ। और इसी राजनीतिक विकास में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम पढ़ने वाले हैं इसके टोटल वायसराय के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट जो चौथा पार्ट हम इसका पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कि इसका पतन कैसे हुआ। और पांचवा पढ़ने वाले हैं कि जो भारतीय समाज है, समाज पर इसका प्रभाव क्या पड़ा, समाज पर इसका प्रभाव क्या रहा, समाज पर इसका प्रभाव क्या रहा। ओके, ये पुर्तगाली को हम इतने तरीके से पढ़ने वाले हैं। जिसमें पहला चीज हम देखने वाले हैं कि इसके टाइम पे क्या सामाजिक परिवर्तन रहे, दूसरा चीज देखने वाले हैं कि क्या सांस्कृतिक परिवर्तन हुए, तीसरा क्या राजनीतिक परिवर्तन हुए, चौथा इसका पतन कैसे हुआ पुर्तगालियों का, और पांचवा जो है इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। चलेगा। ओके, तो जो सामाजिक परिवर्तन में सबसे पहला चीज जो हम देखने वाले हैं उसमें से देखने वाले हैं कि इन्होंने क्या करा है, इन्होंने एक नई आर्थिक शुरुआत करी है। नई आर्थिक शुरुआत का मतलब क्या हुआ समझते हैं। बेसिकली जब ये यहां पर आए तो नए तरीके से व्यापार शुरू करा, ब्लू वाटर पॉलिसी लाई, कार्टेज सिस्टम्स लॉन्च करा, है ना। तो और भी दूसरे तरीके से इन्होंने नए नए चीजों का व्यापार शुरू करा, है ना। तो इनकी वजह से क्या हुआ, नई आर्थिक इन्होंने शुरुआत करी। ओके, तो नई आर्थिक जो इन्होंने शुरुआत करी इसमें इन्होंने तीन तरीके अपनाए मेन रूप से। जो पहला जो नए आर्थिक शुरुआत जो करी इसमें जो पहला तरीका इन्होंने अपनाया वो क्या करा, पहले समुद्री मार्ग पर नियंत्रण शुरू करा। पहला काम इन्होंने शुरू करा समुद्री मार्ग पर नियंत्रण शुरू करा, जिसमें से हम अभी आगे देखने वाले समुद्री मार्ग पर नियंत्रण के लिए उन्होंने किस प्रकार से ब्लू वाटर पॉलिसी और ये सब चीजें शुरू करी। ठीक है, दूसरा इनका जो मकसद था वो था जो इन्होंने करने की कोशिश करी वो था व्यापार पर एकाधिकार करने की कोशिश करी। ओके, व्यापार पर एकाधिकार करने की कोशिश करी। चलेगा। तीसरा जो इन्होंने काम करा व्यापार पर
एकाधिकार किया। तीसरा जो आर्थिक नीति के तहत जो तीसरा इनका आर्थिक नीति की जो शुरुआत इन्होंने करी है व्यापार पर आर्थिक नीति को, इन्होंने फैक्ट्री खोला। तो हम विभिन्न विभिन्न फैक्ट्री देखेंगे कहाँ कहाँ इन्होंने फैक्ट्री खोला। और चौथा देखें कि इन्होंने इंडिया से बाहर भी कहाँ कहाँ विस्तार करा। तो नई आर्थिक शुरुआत है इनकी, उसके तहत हम तीन चीज देखने वाले हैं। पहला देखने वाले हैं कि समुद्री मार्ग जो है उन्होंने कैसे करा। दूसरा देखने वाले हैं कि व्यापार पर एकाधिकार करा। तीसरा चीज देखने वाले कहाँ कहाँ फैक्ट्री खोली। और चौथा देखने वाले हैं कि कहाँ कहाँ इन्होंने विस्तार करा, है ना। ये कुछ चीजें जो हम समझने वाले हैं। ओके, तो हमने जैसा कि बताया कि हम लोग देखने वाले हैं कि पुर्तगाली के जो आए थे 1498 में, गए 1961 में। इसको कैसे पढ़ने वाले हैं। पहला चीज देखने वाले हैं कि इनके टाइम पर जो है क्या सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुआ। पहला चीज ये देखने वाले हैं, क्या सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुआ। ठीक है, पहला पार्ट ये, इसको ऐसे कर लेगा नंबरिंग। नंबर 1 में हम ये देखेंगे। नंबर 2 में देखेंगे कि इनके टाइम पे सांस्कृतिक और धार्मिक परिवर्तन क्या क्या हुए, और इसको पढ़ने का तरीका ये है। तीसरा जो है हम इस पे राजनीतिक परिवर्तन देखेंगे, जिसमें अलग अलग वायसराय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चौथा परिवर्तन चीज जो पढ़ने वाले से पतन देखेंगे इसका। और पांचवा देखने वाले हैं कि इस ये जो है उसका अभी के वर्तमान समाज पर क्या प्रभाव। राइट, तो जो पहला हम देखने वाले हैं सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन, इसमें तीन चीज देखने वाले हैं। पहला चीज जो सामाजिक आर्थिक जो फर्स्ट पार्ट अब शुरू करने वाले, इसमें 3 लेयर करेंगे। पहले हम देखेंगे कि इन्होंने किस तरह से समुद्री मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करी, क्योंकि व्यापार को इनको कंट्रोल करना था। तो पहली पॉलिसी उन्होंने अपनाई, उनका मकसद था कि समुद्री मार्गों पर ही हम कंट्रोल कर लें। इसलिए इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी, कार्टेज सिस्टम और तरह तरह की चीजें लॉन्च करी, जिसके बारे में हम देखने वाले। ओके, दूसरा चीज इन्होंने जो करा है वो है व्यापार पर एकाधिकार। इन्होंने क्या करा, व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करा, करने के लिए कोशिश करी। जिसमें से हमने आपको बताया सोना चाहिए था, इनको सोरा चाहिए था, मसाला चाहिए था, और भी अलग अलग चीजें चाहिए थी, सोना सोरा मसाला और भी डिफरेंट चीजें। ओके, जिस पे कोशिश करे। तीसरा इन्होंने इस चीज को हासिल करने के लिए अलग अलग फैक्ट्री खोली, वो फैक्ट्री के बारे में पढ़ने वाले। और चौथा चीज देखेंगे कि इन्होंने अपना विस्तार जो है वो कैसे करा है। ओके, तो चलिए अब हम इसको ठीक से फिर से शुरू करते हैं। ओके, चलिए ओके, चलिए अब हम जब पहला देखने वाले हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं कि इन्होंने किस तरह से ये जो थे वो इंडिया आने वाले पहले यूरोपियंस जो थे, जो समुद्र मार्ग से आए थे। तो इन्होंने क्या करा, प्रथम समुद्री मार्ग की खोज करी। किसने, पुर्तगालियों ने। तो ये जो थे प्रथम समुद्री मार्ग से आने वाले यूरोपियन थे। तो ये थे पुर्तगाली जो थे प्रथम समुद्री मार्ग के खोज करता हुआ, है ना। तो जो पहला ये समुद्री मार्ग से खोज करना है, तो इन्होंने जो एक कंपनी बनाई, इन्होंने जो कंपनी बनाई, उस कंपनी का इन्होंने नाम रखा, उस कंपनी का इन्होंने नाम रखा इस्तादो। इन्होंने उस कंपनी का नाम रखा इस्तादो द इंडिया। कंपनी का नाम रखा इस्तादो द इंडिया, है ना। दूसरा काम इन्होंने करा, ये प्रथम समुद्री मार्ग को खोज करने के लिए जब निकले थे, तो उसका जब यहाँ पे व्यापार करने के लिए आए, तो उन्होंने जो है इस्तादो द इंडिया नाम से एक कंपनी बनाई। ठीक है, और एक राजा था वहां का, उसका नाम था, राजा का नाम था इमैनुअल। यही इमैनुअल था जिसने कहा वास्को डिगामा को सपोर्ट करा। ये इमैनुअल जो था वो क्या था, राजा था। और ये इमैनुअल राजा ने क्या करा, इसने क्या करा, वास्को डिगामा को भारत भेजा। वास्को डिगामा को क्या करा, भेजा। और ये जो है, ये व्यक्ति एक गुजरात का व्यक्ति था, उसका नाम था अब्दुल माजिद। अब्दुल माजिद की सहायता से ये व्यक्ति जो है वो भारत आता है। और भारत में एक हिंदू शासक होता है। ये व्यक्ति जो है सबसे पहला बार जो है वो कालीकट यानी केरल के तट पर पहुंचता है। और जहां का राजा जो होता है उसका नाम होता है जमोरीन। जमोरीन एक हिंदू शासक था। इसने इसका क्या करा,
स्वागत करा। जामोरिन ने क्या करा, इसका स्वागत करा, है ना, चलेगा, ओके। ये व्यक्ति जिस डेट पर पहुंचता है वो डेट आप याद रख सकते हैं, वो है 17 मई 1498। इस डेट को 17 मई 1498 को ये व्यक्ति जो है वो भारत आता है ना। 17 मई 1498 को ये व्यक्ति क्या होता है, भारत में आता है। कौन, वास्को डी गामा, चलेगा। हालांकि ये इसके अलावा 2 बार और आता है, ये याद रख लेंगे कि भारत ये जो है एक बार तो आया, एक बार ये व्यक्ति 1502 में आता है और एक बार ये व्यक्ति जो है 1524 में भी आता है। यानी एग्जाम में पूछे कि टोटल वास्को डी गामा कितने बार भारत आया, तो टोटल 3 बार भारत आया, 3 बार भारत आया, ठीक है, चलेगा, वेरी गुड। तो इन्होंने क्या करा, ये जो टोटल है ये 3 बार भारत आया, ठीक है, इस तरह नहीं हो सकता। ओके, चलिए अब क्या हुआ, तो हमने देख लिया कि सबसे पहला काम जो इन्होंने किया वो क्या, प्रथम समुद्री मार्गों का ये खोज करता था, ठीक ना। अब इन्होंने जो नई आर्थिक शुरुआत जो करी उसके तहत जो इन्होंने दूसरा काम करा, जो इन्होंने दूसरा काम करा वो था इन्होंने क्या करा, व्यापार पर क्या करा, एकाधिकार करा। व्यापार पर क्या करा, एकाधिकार। इन्होंने दूसरा काम जो करा वो करा व्यापार पर एकाधिकार करा, है ना। तो व्यापार पर एकाधिकार जो इसने करा, तो क्योंकि इसके जो थे व्यापार पर एकाधिकार करने के लिए इसको जो थे क्राउन की तरफ से आदेश दिए गए थे। क्राउन ने आदेश दिया इसको कि तुमको जो है व्यापार पर एकाधिकार करना है, जिसमें से इन्होंने जो कहा वो कहा सोना, सोरा, घोड़ा और मसाला। सोना, सोरा, घोड़ा और मसाला, इन 4 चीजों पर तुम्हें एकाधिकार प्राप्त करने हैं। इसके लिए जो है इसे भेजा गया, ठीक है, क्राउन के आदेश से, है ना। तो तीसरा जो इन्होंने काम करा, इस भारत तो आ गए, अब इनको भारत में खोलनी थी फैक्ट्री। यहां से एकदम ध्यान से देखिएगा, भारत में भैया थे इनको खोलनी फैक्ट्री, तो फैक्ट्री खोलने के लिए इनको जमीन चाहिए, फैक्ट्री खोलने के लिए जमीन चाहिए। अच्छा, फैक्ट्री जो उस समय का फैक्ट्री था, मतलब वहां पे कुछ बनता नहीं था। फैक्ट्री समझ सकते हैं एक तरह का गोदाम होता है ना। फैक्ट्री क्या होता है, एक तरह का गोदाम होता है जहां पे वो केवल अपने सामानों को रखते थे, है ना। तो इन्होंने जो फैक्ट्री खोला उसके अंतर्गत जो इन्होंने जो पहली फैक्ट्री खोली, तो इन्होंने 3 फैक्ट्री खोली, जिसमें से इन्होंने पहली फैक्ट्री खोली वो खोली कालीकट में। पहली फैक्ट्री कब कहाँ खोली, इन्होंने कालीकट में खोली। कब खोली, 1500 में। कब खोली, 1500 में। पहली फैक्ट्री इन्होंने खोली कालीकट में और 1500 में, ठीक है। अच्छा, ये फैक्ट्री जो था उसका संस्थापक कौन था, ये जो फैक्ट्री था कालीकट में उसका संस्थापक कौन था ये देखेंगे। तो इसका जो संस्थापक था उसका नाम था अल्वेज कैम्ब्रेल। इसने जो पहली फैक्ट्री खड़ी उसका था अल्वेज और कैम्ब्रेल। और ये जो फैक्ट्री थी, ठीक है, ये जो कालीकट में पहली फैक्ट्री थी, हम कह सकते हैं कि ये किसी भी यूरोपियों की पहली फैक्ट्री थी। ये किसी भी यूरोपियों की पहली फैक्ट्री थी। और किसी भी यूरोपियों की पहली फैक्ट्री थी जो खोली गई थी कहाँ पे, कालीकट में, है ना। कब खोली गई, 1500 में, ठीक है। इसका संस्थापक कौन था, किसने खोला था, उसका संस्थापक अल्वेज कैम्ब्रेल नाम था। और ये किसी भी यूरोपियों के द्वारा खोली गई भारत में पहली फैक्ट्री थी, है ना। लेकिन हुआ क्या कि ये फैक्ट्री 1500 में तो खोल दिया, लेकिन अरब से इनका, जो अरब लोग होते हैं, तो जो अरबों से जो था इनकी दुश्मनी होती थी। अरबों ने क्या किया, ये फैक्ट्री को उसी साल क्या किया, जला दिया, है ना।
अरबों ने क्या करा, इस फैक्ट्री को उसी साल जला दिया, है ना। तो ओके, चलिए, तो अरबों ने क्या करा, उसी साल इस फैक्ट्री को क्या किया, जला दिया। ओके, चलिए, अब क्या हुआ, अब उन्होंने फैक्ट्री तो खोल ली और अरबों ने जला दिया। तब इन्होंने सोचा कि क्यों ना दूसरी फैक्ट्री खोली जाए, है ना। तो 1500 में जो पहली फैक्ट्री इन्होंने खोली थी कहाँ पे, कालीकट में, उसी तरह इन्होंने क्या करा, दूसरी फैक्ट्री जो अपनी खोली वो खोली कहाँ पे, कोचीन में। कोचीन में कब खोली उन्होंने, 1502 में। जो 1502 में इन्होंने फैक्ट्री खोली, इस समय जो इसका संस्थापक था, जिस व्यक्ति ने ये फैक्ट्री खोलने में, स्थापना करने में मदद की, उसका नाम था वास्को डिगामा। अब ये बात बताने की जरूरत क्यों है, मैं समझाता हूं आपको। यदि आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि पहली फैक्ट्री जो है उसका स्थापना जो है वास्को डिगामा ने किया था, तो आप बिल्कुल हाँ कर दोगे, क्योंकि आपको तो लगेगा कि पहली बार वास्को डिगामा आया था तो वही किया था, लेकिन नहीं, पहली फैक्ट्री का जो संस्थापक था वो था अल्वरेज कैम्ब्रेल। क्योंकि वास्को डिगामा जो है, पता था 1502 में आया था ना, वास्को डिगामा आया, यहां से मसाला लिया और यूरोप चला गया, और वहां पर जाकर उन्होंने बताया कि यूरोप, कि हम आए हैं यहां से और देखो ऐसी ऐसी चीजें हैं इंडिया के भीतर, है ना, ऐसी बात है। पर वास्को डिगामा ने क्या करा, वहां पे नहीं खोला, ठीक है। इसी समय क्या था, वास्को डिगामा था ही, जो कोचीन है, इसी कोचीन्स में जो था, जो ये कोचीन्स है, उसी कोचीन्स में क्या किया, आप पता है अल्बुकर्क जो है, आगे चलकर ये बनता है इसका वायसराय, अल्बुकर्क जो था वो आया हुआ था सेना में भर्ती होकर। तो अल्बुकर्क ने सलाह दिया वास्को डिगामा को, क्यों ना हम फोर्टिफिकेशन शुरू करें, ठीक है। इसने कहा कि क्यों ना हम फोर्टिफिकेशन शुरू करें। तो 1503 में क्या करा, कोचीन में ही इसने एक फोर्ट बनाया, उसका नाम रखा इमैनुअल फोर्ट। इमैनुअल फोर्ट। एग्जाम में पूछा जाए कि भारत में सबसे पहला यूरोपीय फोर्ट कौन सा था, वो फोर्ट था, उसका नाम था इमैनुअल फोर्ट। कौन सा था, इमैनुअल फोर्ट। ये जो था इमैनुअल फोर्ट जो है, ये जो था वो, ये जो था, ये पहला यूरोपीय किला था। पहला यूरोपीय किला कौन था, इमैनुअल फोर्ट। किसने स्थापना करी, नाम याद रख लीजिएगा, अल्बुकर्क। अल्बुकर्क। पहली फैक्ट्री कहां पे स्थापित हुई थी, पुर्तगालियों की, कालीकट में, कब, 1500 में। इसका स्थापना किसने किया था, उसका नाम था अल्वरेज कैम्ब्रेल, ठीक है। पहली फैक्ट्री कहां हुई, अल्वरेज कैम्ब्रेल ने करी, है ना। यूरोपियन की पहली फैक्ट्री यही थी, ठीक है। और इसी फैक्ट्री को अरबों ने क्या किया, जला दिया। दूसरी फैक्ट्री इसने जो बनाई, वो बनाई कहां पे, कोचीन में, 1502 में। इसके संस्थापक, है ना, इसका इस ये जो फैक्ट्री है, किसको बनाया इसने, वास्को डिगामा ने बनाया, ओके। और इसी वास्को डिगामा को अल्बुकर्क से पूछता है कि एक बात बताइए आप हमको, कि क्यों ना हम एक फोर्टिफिकेशन भी शुरू करें। तो 1503 में अल्बुकर्क नाम का व्यक्ति ने इमैनुअल फोर्ट बनाया। जो इमैनुअल फोर्ट जो है, ये कोचीन में ही बनाया, और ये जो है पहला यूरोपीय फोर्ट था। पहला यूरोपीय क्या था, फोर्ट था। फिर यही व्यक्ति जो है एक तीसरी फोर्ट भी बनाता है, ओके, एक तीसरा फोर्ट भी बनाता है। चलिए मैं इधर लिख देता हूं। ये व्यक्ति जो है, यहां पे अच्छे से दिखेगा, ये व्यक्ति जो है अपना तीसरा फैक्ट्री भी खोलता है। और जो तीसरा फैक्ट्री खोलता है, वो तीसरा फैक्ट्री इसकी बनती है, वो होती है कन्नूर में, है ना। कन्नूर में फैक्ट्री बनती है, और ये फैक्ट्री बनती है 1505 में। कब बनती है फैक्ट्री, 1505 में, ठीक है। और ये जो फैक्ट्री बनाता है उसका नाम होता है डी अल्मीडा। डी अल्मीडा, डी अल्मीडा, 1505 में, ओके। साथ में इसने कुछ नए फोर्ट बनाए, साथ में इसने क्या करे, कुछ नए फोर्ट भी बनाए, कुछ नए फोर्ट भी बनाता है, जिसमें से सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो फोर्ट है उसका नाम है, जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फोर्ट है उसका नाम है, नाम याद रख सकते हो, उसका नाम है फोर्ट एंजिलो। जो सबसे पहला फोर्ट इसने बनाया उसका नाम था फोर्ट एंजिलो, ओके। जो दूसरी सबसे बड़ी जो उसी टाइम जो फोर्ट बनाया
वो था, उस फोर्ट का नाम था अंजी देवा का फोर्ट। अंजी देवा, अंजी देवा, अंजी देवा जो फोर्ट है, ये फोर्ट उसने बनाया कहाँ पे? गोवा में। कहाँ पर बनाया मेरे भाई? गोवा में। ओके। और जो तीसरा जो फोर्ट इसने इसी टाइम पे बनाया, उसका नाम था क्यूलोन का फोर्ट। उसका नाम है क्यूलोन फोर्ट। और जो ये क्यूलोन फोर्ट है, ये जो क्यूलोन फोर्ट है, ये जो क्यूलोन फोर्ट इसने बनाया, वो बनाया कहाँ पे? वो बनाया इसने केरल में। तो जो तीसरा काम हमने बताया आपको पहले कैसे, कि इन्होंने सबसे पहला जो फोर्ट बनाया अपना, वो बनाया कहाँ पे? कालीकट में। दूसरा फोर्ट बनाया कहाँ? कोचीन में। और तीसरा बनाया कन्नूर में, सॉरी फैक्ट्री। और हर जगह फोर्ट बनाता चला। कोचीन में इसने सबसे पहला यूरोपीय फैक्ट्री, ये पॉइंट आप वीवीआई लिख सकते हो, ये एग्जाम में पूछ सकता है ना। जो सबसे फर्स्ट जो बनाया उसका नाम था इमैनुअल फोर्ट। और इमैनुअल फोर्ट ने किसने बनाया? अल्बुकर्क ने। कब? 1503 में। कहाँ पे? कोचीन में। ओके। दूसरा, ये पहला यूरोपीय फैक्ट्री, यूरोपीय फोर्ट था। दूसरा जो तीसरा नंबर का इसने फैक्ट्री बनाई थी 1505 में, वो कहा, वो किसने बनाया था? अल्मीडा ने, है ना, अल्मीडा ने। और इसी के टाइम पे 3 और फोर्ट बने, यानी कह सकते हैं इसी ने बनाए वो फोर्ट तीनों। पहले का नाम था फोर्ट एंजीरो, दूसरे का नाम था अंजी देवा फोर्ट जो गोवा में है, जो गोवा में बना था, और तीसरा का नाम था क्यूलोन फोर्ट जो कि केरल में था। जो तीसरा था उसका नाम था क्यूलोन फोर्ट जो कि केरल में था। चलेगा? ओके। अब उन्होंने क्या करा, ये 3 जगह जो है फैक्ट्री तो खोल दी, है ना। अब उनको चाहिए था, अब उन्होंने क्या करा, ये फैक्ट्री तो खोल दी, है ना। एक सेकेंड। ओके, हाँ। अब उन्होंने फैक्ट्री तो खोल दी, पर उनको इतनी सारी फैक्ट्री से बात नहीं बन रही थी, तो उन्होंने क्या करा, कुछ और नई फैक्ट्री खोलने का उन्होंने काम करा, है ना। तो उन्होंने बाद में क्या करा, बाद में कुछ और फैक्ट्री खोली। बाद में क्या करा, कुछ और फैक्ट्री खोली। तो बाद में जो उन्होंने फैक्ट्री खोली वो अलग अलग जगहों पे खोली होगी, है ना। तो जिसमें से सबसे पहला जो इनका एक और फैक्ट्री का हम नाम याद रखेंगे, वो था गुजरात में। कहाँ पे था? गुजरात में, है ना। गुजरात में कहाँ पे? सूरत में। और ये फैक्ट्री को अंग्रेजों ने क्या करा, ये जो फैक्ट्री उन्होंने खोली थी, इसको अंग्रेजों ने क्या करा, स्वाली के युद्ध में छीन लिया या नष्ट कर लिया। स्वाली के युद्ध में इन्होंने क्या करा, छीन लिया। कब? स्वाली का युद्ध कब हुआ था? 1612 में। आगे डिटेल में पढ़ने वाले स्वाली के युद्ध के बारे में। जो दूसरा जगह पे इन्होंने फैक्ट्री बनाई थी वो था गोवा में। गोवा में फैक्ट्री बनाई थी, वो कब था? 1530 में। हालांकि बाद में 1530 में गोवा राजधानी ले आते हैं, जो हम आगे देखने वाले हैं, है ना। तो ये जो थी वो इनका था, है ना। ओके। अब क्या हो गया कि ये जो थे वो इन्होंने क्या करा, यहाँ पे फैक्ट्री वगैरह बनाई, है ना। अब हम देखने वाले आगे कि इन्होंने और कैसे अलग अलग जगहों पे अपना हेडक्वार्टर्स वगैरह बनाए, है ना, और कैसे अलग अलग जगहों पे इन्होंने अपने हेडक्वार्टर्स बनाए। ओके, चलिए। चलिए भाई, अब इन्होंने अपना और भी ज्यादा विस्तार शुरू करने की सोची, क्योंकि इतने फुट से उनकी बात बन नहीं थी। तो उन्होंने अब क्या किया, अपना जो अगला काम, जो चौथा काम उन्होंने शुरू किया, वो किया पूरब की ओर जो है इन्होंने विस्तार शुरू करा। राइट, पूरब की ओर इन्होंने क्या करा, विस्तार शुरू करा। तो पूरब की ओर विस्तार शुरू करने के दौरान इन्होंने क्या करा, पहला जो विस्तार करा, पहली जो फैक्ट्री लगाई वो थी सतगांव में। सतगांव कहाँ पे है? बंगाल में। तो पहली फैक्ट्री कहाँ पे लगाई इन्होंने? सतगांव में। कब लगाई? 1534 में। याद नहीं भी रखोगे डेट चलेगा, पर सतगांव फैक्ट्री लगाई, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। और बाद में क्या हुआ, ये फैक्ट्री जो है इसको हुगली ट्रांसफर कर लिया गया। बाद में क्या हुआ, हुगली में इसको क्या कर लिया गया, ट्रांसफर कर लिया गया। इसी फैक्ट्री को, जो फैक्ट्री सतगांव में लगी थी, वो फैक्ट्री को क्या किया गया, हुगली ट्रांसफर कर लिया।
जो दूसरी फैक्ट्री लगाई गई, ओके अच्छा हुगली में ट्रांसफर कर लिया। हुआ क्या, जब जैसे ही हुगली में ट्रांसफर किया गया तो जो नई फैक्ट्री हुगली में थी उसको शाहजहां ने किसी कारणवश नष्ट कर दिया या कब्जा कर लिया। शाहजहां ने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। ये पॉइंट वीवीआई एग्जाम में पूछा जाता है कि जो शाहजहां जो है कौन सा फोर्ट को कब्जा, कौन सी फैक्ट्री कब्जा किया था, वो फैक्ट्री थी हुगली वाली, है ना। और ये जो सतगांव में उसको अकबर ने लगाने की परमिशन दी थी, क्या दी थी परमिशन दी थी अकबर ने, है ना। अकबर ने क्या करा था, इसको परमिशन दिया था और उसको उसने वहां से छीन लिया, ठीक है। दूसरा जो फैक्ट्री इसने लगाई थी यहां पे अगला, वो था चटगांव में, प्लस सतगांव, और दूसरा जो है वो है चटगांव। तो ये व्यक्ति जो है चटगांव में फैक्ट्री लगाता है और ये भी पश्चिम बंगाल में ही पड़ता है ना। लेकिन ये चटगांव में जो फैक्ट्री ये भी लगाता है 1534 में ही, है ना। पर आगे चल के ये फैक्ट्री जो है ये फैक्ट्री जो है वो औरंगजेब कब्जे में ले लेता है या उसको नष्ट कर लेता है, ठीक है। ये फैक्ट्री पर कौन कर लेता है, औरंगजेब का जो होता है कब्जा। यहाँ पे कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि सतगांव जो है चटगांव दोनों देखने में देखिए, तो सतगांव वाले फैक्ट्री पर कब्जा कर लेता है कौन, सतगांव से जो फैक्ट्री जो है उसको ट्रांसफर किया था हुगली, और उस हुगली वाले फैक्ट्री को नष्ट कर लेता है कौन, शाहजहां। बेसिकली शाहजहां अकबर ने उसको परमिशन दी थी कि तुम जाओ सतगांव में फैक्ट्री लगाओ। दूसरी जो फैक्ट्री उन्होंने लगाई वो था चटगांव में 1534 में उन्होंने फैक्ट्री लगाई, और जिसमें आगे चलकर औरंगजेब जो है कब्जा कर लेता है ना। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट अक्सर पूछे जाने वाला एग्जाम है वो है नागपट्टनम। नागपट्टनम जो है ये भी यहां पर भी इसने फैक्ट्री लगाई। नागपट्टनम जो है पड़ता है तमिलनाडु में, और आगे चलकर ये यूरोपियंस का या उसका सबसे बड़ा बंदरगाह साबित होता है जिसके थ्रू वो बाहर सामान भेजता है ना। चलेगा, ओके। ये तो उसकी फैक्ट्री कहानी हुई, है ना। अब उसने क्या करा यहां पे देखेंगे, अच्छा ये एग्जाम में पूछा जाएगा कि उनके हेडक्वार्टर कहां थे और उनकी राजधानी कहां थे, है ना। उनके हेडक्वार्टर कहां थे और उनकी राजधानी कहां थी। देखो मैं जैसे बता रहा हूं, आप यदि उतारते चलोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में क्या ही है, अब ज़्यादातर तो समझाने वाला, यदि प्रीलिम्स के लिए क्लासेस हैं या कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप्स के एग्जाम्स के लिए क्लासेस चलते हैं तो वहाँ पे तो ये ऐसे ही चलता है ना, क्योंकि सारा तो आप याद कर नहीं सकते हो, है ना। तो वो चीज़ें से, तो इनका जो पहला जो हेडक्वार्टर था, जो पहला हेडक्वार्टर था या पहली राजधानी कहें, पहली राजधानी पहला हेडक्वार्टर वो था कोचीन में। कहाँ पे था, कोचीन में। जो दूसरी इन्होंने जो अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी वो बनाई थी गोवा को, और जो तीसरी राजधानी थी और अंतिम थी ये राजधानी थी पंजिम। एग्जाम में पूछेगा कि जब पुर्तगाली इंडिया से बाहर गए तो उस समय उनकी राजधानी क्या थी, उस समय उनकी राजधानी थी पंजिम। वेरी गुड, चलिए यहां तक समझ में आ गया। तो ये हमने सारे के सारे देखे जो चीज, अभी एक बार हम रिवीजन करते हैं। एक सेकेंड, हाँ देखिएगा, हमने देखा था कि यूरोपियों को आगमन के हमने कारण देखे थे अलग अलग, है ना। कुस्तुनतोनिया का पतन ये सबसे यहाँ से शुरू किए थे, है ना। उसके बाद हमने देखा कि उनके आंतरिक कारक क्या थे, बाह्य कारक क्या थे, इसको ठीक से समझें। फिर हमने देखा कि उनका विस्तार कैसे हुआ, तो हमने देखा कि उनके विस्तार जो है उसको हम पुर्तगालियों को 3 तरीके से पढ़ने वाले। पहला देखने वाले कि उनकी आर्थिक नीति क्या थी, दूसरा पढ़ेंगे उनका सांस्कृतिक परिवर्तन क्या था, तीसरा देखेंगे उनका राजनीतिक क्या था और वायसराय के बारे में पढ़ने, चौथा उनके पतन का कारण, और पांचवा देखेंगे। जिसमें से पहला पार्ट हमने नई आर्थिक शुरुआत की बात करी थी कि पुर्तगालियों के आने की वजह से क्या हुआ, नई आर्थिक शुरुआत हुई। तो उसमें से हमने देखा कि कैसे उन्होंने समुद्री मार्गों पर नियंत्रण करा, उस समुद्री मार्गों का नियंत्रण करने का उद्देश्य था। दूसरा था व्यापार पर एकाधिकार, तीसरा फैक्ट्री खोला, और चौथा विस्तार करा अलग अलग जगहों पर फैक्ट्री खोलकर। ये चारों हमने देख लिया। अब हम सेकेंड वाले पार्ट में यानी कि अब इनका सांस्कृतिक परिवर्तन देखने वाले हैं और राजनीतिक, ये पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो हमने ये सब चीजें देखी है, चलेगा, वेरी गुड। ओके, अभी मेरा नया बोर्ड है भाई, मेरे को ज़्यादा कंट्रोल करने आता नहीं है तो इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है ना। बट उम्मीद है भाई आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बेसिकली मैंने पहले भी कंटेंट डिलीवर करा और अच्छे लेवल का करा।
आई आई एम गोइंग टू प्रॉमिस हियर कि कि आपका कोई भी क्वेश्चंस जो है, आप चाहे किसी भी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चंस आर गोइंग टू मिस आउट फ्रॉम योर एग्जामिनेशंस। कि कोई भी ऐसा सवाल नहीं जो इस कंटेंट से बाहर जाएगा। मैंने इस कंटेंट में कौन कौन से बुक कवर कर दिए मैं आपको बताता हूँ। मैंने सारे के सारे एनसीईआरटी कवर कर रखे हैं, जितने भी आपके टॉप क्लासेस के बुक होते हैं वो मैंने सारे कवर कर रखे हैं, है ना। इसके बाद आप नहीं जाके देख पाओ, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, आप एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि पुर्तगालियों की जो ये पूछा जाता है कि पुर्तगालियों की जो पहली फैक्ट्री थी, ध्यान से, जो पहली फैक्ट्री थी वो उन्होंने लगाई थी कहाँ पे? कोचीन में। ध्यान से, जो पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री थी वो लगाई थी उन्होंने कोचीन में, और जो दूसरी फैक्ट्री थी, दूसरी फैक्ट्री जो थी उन्होंने लगाई थी कहाँ पे? कुन्नूर में। कहाँ पे लगाई मेरे भाई? कुन्नूर में। ये दोनों सवाल अक्सर एग्जाम में पूछ जाते हैं कि पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी और दूसरी फैक्ट्री। तो पहली फैक्ट्री लगाई थी उन्होंने यहाँ पे कोचीन में, और दूसरी फैक्ट्री उन्होंने कुन्नूर में। ओके, हालांकि मैं पहले ही बता चुका हूँ सब। उम्मीद है भाई मेरे आपको समझ आता है। देखते हैं थोड़ा कलर चेंज करके। पीला ठीक है। हाँ ठीक है, पीला ठीक है या हरा ठीक है ये? हम्म, एक सेकेंड, वाइट चलेगा? चलिए वाइट से हम लिखते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम अगला देखने वाले हैं कि कैसे उनके आने के बाद, जो पुर्तगाली जो थे उनके आने के बाद कैसे जो है नया सामाजिक परिवर्तन का दौर शुरू हुआ, ठीक है। पुर्तगाली के आने के बाद क्या हुआ? नए नए सामाजिक परिवर्तन का दौर शुरू हुआ। तो जो नया सामाजिक परिवर्तन का दौर जो शुरू हुआ पुर्तगालियों के आने के बाद, जो नए सामाजिक परिवर्तन के दौर शुरू हुए पुर्तगालियों के आने के बाद, मेरे को ये कलर जचता ही नहीं है ना, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं वही ले लेता हूँ, या तो मैं हरा ले सकता हूँ या वही ले सकता हूँ, ठीक है। चलिए, तो उनके जो पहली जो चेंजेस उन्होंने करा वो था धर्म के क्षेत्र में। कहाँ पे उन्होंने करा पहला चेंजेस? वो था धर्म के क्षेत्र में, है ना। उन्होंने पहला चेंजेस करा क्या? धर्म के कैसे? तो धर्म के क्षेत्र में उन्होंने क्या करा? धर्म परिवर्तन कराने के लिए बहुत कोशिशें करी। उनका मकसद ही था कि इंडिया में या तो धर्म परिवर्तन कराएं, है ना, वो उनका एक मकसद था। धर्म परिवर्तन का एक क्या था? मकसद था। इस धर्म परिवर्तन के मकसद को पूरा करने के लिए उसने एक व्यक्ति एक व्यक्ति है उसका अपॉइंटमेंट किया। उस व्यक्ति का नाम है फ्रांसीसी जैवियर। उस व्यक्ति का क्या नाम है? उस व्यक्ति का नाम है फ्रांसीसी जैवियर। तो इन्होंने क्या करा? फ्रांसीसी जैवियर नाम के व्यक्ति को अपॉइंट करा कि चलते हैं भाई, देखते हैं, ठीक है। और इस फ्रांसीसी जैवियर का जो थे इन्हें बुलाया और कहा कि चलो ठीक है, धर्म परिवर्तन कराते हैं। जो धर्म परिवर्तन है इसको कराने के लिए इन्होंने एक मिशन की स्थापना करी। इसने करने के लिए एक क्या करा? मिशन की स्थापना करी। और इस मिशन को उसने नाम दिया, इस मिशन जो इसने स्थापना करी, इस मिशन का जो उसने नाम दिया उसको कहा गया, उसका नाम रखा गया जेसूट मिशन। जेसूट मिशन, जेसूट मिशन। ये जेसूट मिशन का काम था धर्म परिवर्तन करवाना, है ना। क्या काम था इसका? धर्म परिवर्तन करवाना। जेसूट मिशन का काम था धर्म परिवर्तन कराना। और यही जेसूट मिशन जो है वो अकबर के दरबार में जाता है, और ये 3 बार अकबर के दरबार में जाता है ना। ये जो है 3 बार आता है, और ये तीनों जो है ये पहला नंबर का, दूसरा नंबर का और तीसरा नंबर का, ये 3 बार जो है जेसूट मिशन जो है कहाँ पे जाता है? अकबर के दरबार में जाता है। अकबर के दरबार में जाता है। किस लिए भाई? कि चलते हैं धर्म परिवर्तन कराते हैं, ठीक है। तो जो पहला जेसूट मिशन था, जो पहला इधर एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा छोटा कर दें। ओके, चलो यार, ओके ओके। तो जो मेरे भाई, तो जो पहला जो पहला जेसूट जो पहला जेसूट मिशन था इसका,
जिसका मकसद था धर्म परिवर्तन कराने का। उसके लीडर्स के बारे में पूछता है कि सबसे पहला जो है वो जेसूट मिशन कौन लेकर आया था। तो इसके लीडर्स दो थे। पहले का नाम था रेडोल्फ, पहले का नाम था रेडोल्फ एक्वाइया, रेडोल्फ एक्वाइया, सिर्फ रेडोल्फ से भी याद रखो। और जो दूसरा व्यक्ति था जो ये मिशन में इसके साथ शामिल था, उसका नाम था एंटीनियो या एंटीनियो, दूसरा का नाम था एंटीनियो मॉन्सेरेंट, ठीक है। ये वो था जो पहला जेसूट मिशंस में था। फिर इसने क्या किया, अपना दूसरा जेसूट मिशन चलाया, जिसका काम क्या था, धर्म परिवर्तन कराना। तो ये दूसरा जो जेसूट मिशन चलाया, जेसूट मिशन चलाया, उसमें इसके साथ दो लोग थे। एक का नाम था एडवर्ड एलटीओ, सॉरी, जो दूसरा था उसका नाम था एडवर्ड लीटाओ। हालांकि ये याद नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मैं लिख देता हूँ खाली। और जो दूसरा व्यक्ति जिसको इन्होंने हायर करा कि चलो ठीक है तुम कर तो ये काम करो, उसका नाम था वेगा। सिर्फ इतना नाम याद रख सकते हो, उसका नाम था वेगा। ओके। और जो इसका जो तीसरा मिशन था, जेसूट मिशन, जो तीसरा मिशन का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसका मकसद था अकबर का धर्म परिवर्तन करवाना। जो तीसरा मिशन था, इसका मकसद था कि हम चलकर क्या करेंगे, अकबर का क्या करेंगे, धर्म परिवर्तन करवा देंगे। तो जो तीसरा मिशन है, ये जो इसका डेट भी आपको याद रखना होगा, वो होगा 1595। तो जो तीसरा मिशन है वो 1595 में चलाया गया। ओके। तो जो तीसरा मिशन जो 1595 में चलाया गया वो था किसके नेतृत्व में। एक जो इसके पहले एक लीडर जो थे उसका नाम था फ्रांसीसी जेवियर। और दूसरा व्यक्ति जो इसके साथ था, एक व्यक्ति और है जो इसके साथ था, उसका नाम था पिनहारो। ये फैक्ट है, ये दोनों फैक्ट आपको याद रहना चाहिए क्योंकि देखो पहला जो जेसूट मिशन था धर्म परिवर्तन कराने का, वो चला था किसके बारे में, इसका नाम था रोडोल्फ एक्वालिया, है ना। दूसरा जो था उसका नाम था एंटोनियो मोन्सेस्ट। दूसरा मिशन जो इन्होंने लेकर आया उसमें उसका नाम था एडवर्ड लिटाओ, और उस अगले लीडर का नाम था क्या, वेगा, है ना, वेगा। तीसरा जो मिशन है जो इंपॉर्टेंट हो जाता है वो है 1595 का। तीसरा मिशन जो था 1595 का था। ये इसका मकसद था अकबर का धर्म परिवर्तन करवाना, अकबर का धर्म। और इसके लीडर्स थे, उसका नाम था जेवियर और पिनहाओ, है ना। चलेगा। तो उम्मीद है मेरे भाई आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलेगा। ओके। अब हमने यहाँ तक ये देख लिया कि कैसे उन्होंने धर्म परिवर्तन कराने के लिए जैसे ये चीज़ें करी, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसने जो थे धर्म के क्षेत्र में, इसने जो है कुछ एक सेकेंड भाई, इधर थोड़ा लाइट ज़्यादा आ रहा है इसलिए मैं उधर लिख नहीं पा रहा हूँ। इन्होंने क्या करा, कुछ वास्तुकला का भी आविष्कार करा। क्या करा, कुछ वास्तुकला का भी आविष्कार करा, ठीक है। जिसमें से पहली वास्तुकला को बोलते हैं गोथिक शैली। तो कोई पूछे कि गोथिक शैली भारत में लेकर कौन, चलिए, तो हमने अभी तक देखा था कि कैसे इन्होंने इनका जो है वास्तुकला के बारे में, तो हमने कहा कि इन्होंने गोथिक शैली का जो है क्या करा, उन्होंने इसका आविष्कार करा, मतलब इसको इंडिया में लेकर आया। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि ये इटली से है गोथिक शैली, बट इन्होंने ऐसे लेकर आया, ठीक है। दूसरा, इन्होंने कुछ चर्च बनाया। उसमें से एक चर्च का नाम है, उसका आप नाम याद रखो, सेंट फ्रांसीसी चर्च। और ये भारत का पहला चर्च है। ये भारत का क्या है, पहला चर्च है। और इसी चर्च में जो है
इसी चर्च में वास्को डी गामा की अस्थियां डाली गई है। कहाँ पे? यहीं पे, ठीक है। और तीसरा जो चर्च के बारे में हम पढ़ने, दूसरा अगला चर्च के बारे में जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस चर्च का नाम है बेसिलिका, बेसिलिका, बेसिलिका ऑफ, बेसिलिका, दूसरी चर्च का नाम जो है वो है बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। और जो ये बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस है, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, जो बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसका खास बात क्या है, ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, यानी कि ये यूनेस्को क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। यूनेस्को क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। कौन सा? बेसिलिका, ठीक है। अच्छा, और इसमें क्या है, इसमें जो है जेवियर, फ्रांसीसी जेवियर का अस्थि है इसमें, ठीक है। फ्रांसीसी जेवियर क्या है, अस्थि। फ्रांसीसी जेवियर कौन है बताते हैं? जो तीसरे नंबर का जेसूट मिशन से लेकर आया था, जो का मकसद था कि अकबर का धर्म परिवर्तन करवा देंगे, है ना, उसने, है ना। और ये जो है, ये जो है, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट और याद रखेंगे, वो है ये जो है बारेक, या बराक भी इसको कहते हैं, बारेक, ये जो है बारेक स्थापत्य शैली का उदाहरण है। क्या है? बारेक स्थापत्य शैली का उदाहरण है। तो हमने वास्तुकला में दो चीजें देखी, एक ये देखा और एक देखा, ठीक है। इन्होंने एक चर्च और बनाया, इन्होंने नेक्स्ट चर्च जो बनाया, जो अगला चर्च इन्होंने यहां पे बनाया, उसका नाम था सेंट थॉम। इन्होंने ये चर्च बनाया, ठीक है, सेंट थॉम। कहाँ बनाया इसने ये चर्च बनाया उन्होंने चेन्नई में, ओके। तो जो सेंट थॉम नामक चर्च है, इन्होंने बनाया कहाँ पे? चेन्नई में, ओके। अब हम देखने वाले हैं कि जो ये फ्रांसीसी हैं, सॉरी, जो पुर्तगाली हैं, उनका कृषि में क्या योगदान रहा। मतलब कृषि क्षेत्र में इन्होंने बहुत कुछ लेकर आए हैं ना, जिसमें से ये सबसे पहला चीज जो कुछ चीज लाए हैं वो है ब्राजील से, है ना। तो ये व्यक्ति ब्राजील से जो है इंडिया में काजू को इंट्रोड्यूस करता है। क्या चीज लेकर आता है? काजू इंट्रोड्यूस करता है। कहाँ से? ब्राजील से, है ना, ब्राजील से। दूसरा चीज जो ये लेकर आता है वो लाता है यूएसए से, अमेरिका से, है ना। अमेरिका की तरफ से ये व्यक्ति क्या कहलाता है? अमेरिका की तरफ से जो ये व्यक्ति लाता है उसमें था अमरूद, अनानास, अमरूद हो गया, अनानास हो गया, और ये लाता है क्या है इंडिया में? मिर्च। और इंडिया में क्या लाता है? मिर्च लाता है ना। मिर्च के बाद ये लाता है मक्का, फिर लाता है पपीता, है ना। मिर्च लाता है, मक्का लाता है और पपीता लाता है ना, है ना। मिर्च लाता है, मक्का लाता है और क्या लाता है? पपीता लाता है ना। और क्या लाता है? और लाता है टमाटर, शकरकंद आदि, लिख लीजिए। और ये बहुत चीज आता है ना। ये कुछ चीजें ये जो है वो लेकर आता है, ठीक है, चलेगा। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज और ये इंडिया में लेकर आता है, वो है आलू और तंबाकू। आलू और तंबाकू, ये चीजों की खोज ये मतलब इंडिया में ये लेकर आता है, ठीक है, चलेगा। साथ में इसने कुछ जो है अपने नवाचार प्लस प्रौद्योगिकी, यानी कि कुछ टेक्नोलॉजिकल चीजें भी लेकर आता है। नवाचार प्लस प्रौद्योगिकी, इसमें से सबसे पहला चीज जो ये लेकर आता है उसको कहते हैं प्रिंटिंग। ये व्यक्ति जो चीज लाता है उसको कहते हैं प्रिंटिंग प्रेस। ये व्यक्ति जो है वो प्रिंटिंग प्रेस को इंडिया में लेकर आता है, इंट्रोड्यूस करता है। कहाँ? गोवा में। हालांकि पहला बुक कौन था वो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बट फिर भी मैं बुक के बारे में लिख देता हूँ। जो पहला
पहला बुक इसने छापा था इंडिया में, जो पहला बुक इसने छापा था, अच्छा ये डेट पूछ सकता है, वो डेट था ये डेट जब भी पूछे आपको कि कौन से ईयर में लेकर आया था, तो वो था 1526, है ना। ओके 1526 में चलेगा, वेरी गुड। तो ये जो था ये एक बुक लेकर आता है कहाँ, कब, 1526 में, चलेगा, है ना। और जो बुक का नाम है उसका नाम है, उसका बुक का नाम है, वो बुक है उसका नाम है केटिस्मो द डाउट्रिया। केटिस्मो द डाउट्रिया नाम का एक बुक, जो फर्स्ट बुक है जो ये छापता है, उसका नाम है केटिस्ट्रो द डाउट्रिया, है ना, चलेगा, वेरी गुड। उसके बाद इसी ने क्या करा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसने क्या करा, इसी ने, पुर्तगालियों नहीं, बारूद का जो बारूद है उसका उपयोग को और ज्यादा कर दिया, है ना, बारूद का उपयोग। अब बारूद के उपयोग को लेकर दो बातें हैं। जो बारूद है मेरे भाई, वो सबसे पहला बार इंडिया में जो इंट्रोड्यूस करते हैं वो करते हैं मंगोल, यानी मंगोल जो है वो पहले बार जो है इंट्रोड्यूस करते हैं बारूद। लेकिन इसका जो है 1526 में जो बाबर है उसका सबसे बड़ा, बाबर जो है सबसे ज्यादा प्रयोग करता है, और आगे चलकर इसी बारूद का और ज्यादा फाइन वर्जन में यूज जो है का उपयोग जो है इंडिया से बाहर भी और इंडिया में भी वो पुर्तगाली शुरू करते हैं। तो बारूद को लेकर एक्सेल एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, जिसको मैंने कवर कर दिया कि पहली दफा इंट्रोड्यूस करा किसने, मंगोलों ने, दूसरी दफा इसको क्या करा, बाबर्स ने इसका अथी करा, हाँ चलेगा, ओके चल, है ना। इसके अलावा इन्होंने क्या करा, कुछ और चीजें जो है अक्सर एग्जाम में पूछ जाती है, ये आप याद रख सकते हो, ये है बाराक या बारेक, गोथिक, बारेक प्लस गोथिक और प्लस मैनुअल शैली। बारेक एग्जाम में पूछेगा कि बारेक क्या है, गोथिक क्या है और मैनुअल क्या है। ये इनके तीनों शैली थे जिससे वो चर्च बनाते थे, अपने बिल्डिंग्स बनाते थे, अपने आर्किटेक्चर्स बनाने की इनकी वो शैली थी। उसके अलावा इनके कुछ विद्वांस भी थे जो अच्छे अच्छे राइटर्स थे, जिसमें से इनके कुछ विद्वान हैं जिन्होंने क्या करा, भारत में योगदान दिया था। उसका नाम था डिसूजा बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। पहले व्यक्ति का नाम था डिसूजा, दूसरे व्यक्ति का नाम आप याद रख सकते हो, वो था हेरास। डिसूजा हुआ, हेरास हुआ, और ये दोनों क्या थे, डिसूजा और हेरास कौन थे, राइटर थे, कौन थे, लेखक थे। ये अलग अलग विषयों पर इंडिया में लिखते थे, इंडियन की हिस्ट्री का लिखने का पहला काम भी, और अलग विषयों पे काम करते थे। क्या नाम था इनका, डिसूजा और हेरास, चलेगा, वेरी गुड। तो हमने देखा है कैसे डिसूजा और हेरास नाम के व्यक्ति ने ये चीजें करी, है ना। चलिए अब हम इनका देखने वाले हैं तीसरा पार्ट, उसमें हम देखने वाले हैं कि इनके टाइम पे राजनीतिक परिवर्तन कैसा रहा। इनके टाइम पे जो है राजनीतिक जो परिवर्तन है वो कैसा रहा, राजनीतिक परिवर्तन कैसा रहा, प्लस राजनीतिक परिवर्तन के साथ साथ ये भी देखने वाले हैं कि इन्हीं के टाइम पे जो है वो कौन कौन से वायसराय आए, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है जो हम अभी देखने वाले हैं, राइट, कि राजनीतिक परिवर्तन क्या क्या रहे और इनके टाइम पे कौन कौन से वायसराय थे यहाँ पे, है ना। तो राजनीतिक परिवर्तन और वायसराय को लेकर जो हम बातें कहने वाले हैं, उसमें से सबसे पहला जो वायसराय आता है, जो सबसे पहला वायसराय आता है, तो एक सेकेंड इसको थोड़ा मैं मिटा दूं, ठीक है मेरे भाई। जो हम पहले वायसराय के बारे में पढ़ने वाले हैं उसका नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। उसका नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक है। जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है, ये व्यक्ति जो है 1505 में आता है और 1509 तक रहता है। कौन, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक है। इस व्यक्ति के बारे में पहला चीज जो हमको समझने वाली पॉइंट है वो ये है कि ये व्यक्ति जो है कोचीन को जो है पहली राजधानी बनाता है। कोचीन को क्या करता है, कोचीन को ये व्यक्ति जो है पहली राजधानी
बनाता है। पहले बात हमको समझ में आए कि ये व्यक्ति जो है पहली राजधानी जो है कोचीन को बनाता है। भाई आप लोग नोट्स उतारते चलो, अदरवाइज आपको बहुत नुकसान होने वाला है, ठीक है। अगला, ये यही व्यक्ति है जिसने कार्टेज प्रणाली की शुरुआत करी। कार्टेज प्रणाली की शुरुआत करी। इसी कार्टेज प्रणाली को कहा जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी, या इसी कार्टेज प्रणाली को ही कहा जाता है शांत जल की नीति। शांत जल की नीति। बेसिकली ये इस नीति के तहत क्या करता था, लाइसेंस कार्टेज निकालता था, लाइसेंस निकालता था और कहता था कि आपको यदि हिंद महासागर में व्यापार करना है तो यू शुड हैव दिस लाइसेंस, अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू परमिटेड, राइट। यानी कि ये व्यक्ति जो है कार्टेज प्रणाली और ब्लू वाटर पॉलिसी को लेकर आता है। क्या लेकर आता है? कार्टेज प्रणाली और ब्लू वाटर पॉलिसी को लेकर आता है। इसने एक और सिस्टम लॉन्च करा, उसको इसने नाम रखा, उसने इसका नाम रखा फिटोरिया प्रणाली। फिटोरिया एक सेकंड, फिटोरिया प्रणाली। फिटोरिया प्रणाली भी यही लेकर आता है ना। क्या लेकर आता है मेरे भाई? फिटोरिया प्रणाली। फिटोरिया प्रणाली क्या है? फिटोरिया प्रणाली में क्या है कि बहुत सारे फैक्ट्री के हेड को एक जगह लाता है और उससे व्यापार को ठीक से कंट्रोल करता है। और कार्टेज प्रणाली में क्या होता है? एक तरह का लाइसेंस देता है। अच्छा, एक बात याद रखेंगे, जो ब्लू वाटर पॉलिसी है वो केवल बाहर के लिए है और ये, ठीक है। उसके अलावा ये व्यक्ति जो है वो मसाला, घोड़ा और हथियार और एक चीज क्या? बारूद, या जिसको सोरा भी कह सकते हो। इन चीजों पर क्या करता है? एकाधिकार स्थापित करने की कोशिश करता है, या करता भी है। क्या करता है मेरे भाई? एकाधिकार स्थापित करता है। इन चीजों पर क्या करता है वो? एकाधिकार स्थापित करता है ना। उसके अलावा ये व्यक्ति एक चीज और करता है, उसको कहते हैं समुद्री डकैती को काफी बढ़ावा देता है। समुद्री डकैती क्या है? समुद्र में आने वाले चीजों को लूट लेना। समुद्री डकैती को क्या करता है? समुद्री डकैती को ये व्यक्ति समुद्री डकैती को भी काफी ज्यादा बढ़ावा देता है ना। उसके अलावा एक फ्रांसिस्की डी अल्मीडा का एक चीज हम और याद रखेंगे, ये VVI आप लिख सकते हो, है ना। फ्रांसिस्की डी अल्मीडा का आप एक चीज याद रखें, उसको बोलते हैं दीव या चौल का युद्ध। दीव या चौल का युद्ध। ये दीव या चौल का युद्ध क्या है? जो दीव या चौल का युद्ध है, ये युद्ध जो है 1509 में होता है, ठीक है। और इसमें जो है दो तरफ, एक तरफ जो खुद डी अल्मीडा होता है, एक तरफ खुद डी अल्मीडा होता है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा वर्सेस 3 सेना कलेक्टिवली होती है, जिसमें से एक सेना होती है मिस्र की, है ना। एक सेना होती है मिस्र की, दूसरा सेना होता है गुजरात का, है ना। एक सेना होती है क्या? मिस्र की, दूसरा होता है गुजरात का, और तीसरा ये व्यक्ति जो आपको याद होगा उसका नाम है जमोरिन। क्या नाम है उसका? जमोरिन। गुजरात से एक व्यक्ति जो वहां का राजा होता है, उसका नाम आपको शायद ध्यान होगा, उसका नाम है मोहम्मद वेगरा। और इस तीनों सेना के एक तरफ ये तीन लोग, कौन कौन याद करिए? ये जमोरिन वही है, दूसरा गुजरात से मोहम्मद वेगरा, और तीसरा मिस्र की सेना, ये सारे। और इस तीनों को कलेक्टिवली जो है डी अल्मीडा हरा देता है। यानी डी अल्मीडा क्या होता है? वो अंत में क्या करता है? ये युद्ध को क्या करता है? जीत जाता है। क्या करता है? ये अंत में युद्ध को क्या करता है? डी अल्मीडा अंत में क्या करता है? युद्ध जीत जाता है ना। जैसे ही ये व्यक्ति युद्ध जीतता है, अब तो इसका एकदम पूछो इसका तो एकदम मन साथ में आसमान पे। और ये व्यक्ति क्या करता है? डी अल्मीडा पूरा का पूरा हिंद महासागर पर कब्जा कर लेता है। पूरा का पूरा क्या कर लेता है? हिंद महासागर पर क्या कर लेता है? पूरा का पूरा हिंद महासागर पर ये व्यक्ति जो है वो कब्जा कर लेता है ना।
चलेगा। ओके, तो हमने फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा का सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे कि ये कोचिंस में अपनी पहली फैक्ट्री लगाता है। दूसरा ये देखेंगे कि ये कार्टेज प्रणाली, ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति की शुरुआत करता है, जिसके तहत वो लाइसेंस जारी करता है कि हिंद महासागर में जाना है तो हमसे परमिशन लेना पड़ेगा, अदरवाइज आप नहीं जा सकते हो, है ना। तीसरा चीज, इसी ने फिटोरिया प्रणाली की भी शुरुआत करी थी। फिटोरिया प्रणाली क्या है? बहुत सारे फैक्ट्री के हेड का एक ग्रुप था जिसके तहत वो व्यापार करते थे, इसी को बोलते हैं फिटोरिया प्रणाली। चौथा चीज, मसाला, घोड़ा, हथियार और बारूद या सोरा, इस पे इसका कब्जा हो जाता है, इस पर क्या करता है? एकाधिकार करता है। और समुद्री डकैती को काफी बढ़ावा देता है। समुद्री डकैती को क्या करता है? काफी बढ़ावा देता है। हालांकि इस पे धार्मिक कट्टरता के भी आरोप हैं, इस पे धार्मिक कट्टरता के भी आरोप है, बट हम उतना डिटेल ये कवर नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम इतना। और इसका एक सबसे पॉइंट भी देखेंगे, दीव या चौल का युद्ध करता है 1506 में, दीव या चौल का युद्ध। इसमें एक तरफ खुद फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा होता है और दूसरे तरफ 3 कलेक्टिवली सेना लड़ती है, जिसमें मिस्र की सेना होती है, गुजरात से मोहम्मद वेगरा होते हैं और एक जमोरिन होता है, केरल के तट पर जमोरिन, जहां पहली दफा। और इस तीनों सेनाओं को कलेक्टिवली फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा हरा देता है, यानी फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा जीत जाता है और उसके बाद पूरा का पूरा हिंद महासागर पर कब्जा कर लेता है। तो कैसे हमने देखा कि पूरा एक व्यक्ति जो है कैसे पूरा का पूरा हिंद महासागर पर कब्जा कर लिया और यहां से ये जीत गया, है ना। चलिए, अब हम अगला चीज जो देखने वाले हैं वो जो दूसरा लीडर इसका आने वाला है उसका नाम है, जो सेकेंड लीडर जो आने वाला है उसका नाम है अल्बुकर्क। दूसरा लीडर कौन आने वाला है? उसका नाम है अल्बुकर्क। अल्बुकर्क जो है ये 1509 से 1515 तक रहता है। सेकेंड लीडर कौन है? अल्बुकर्क। और जो ये अल्बुकर्क है ये 1509 से लेकर 1515 तक रहता है, ठीक है। और ये जो है अल्बुकर्क को जो है वो वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है? इसके 2-3 कारण है। पहले कि जो अल्मीड़ा ने जो चीजें नियम बनाई उसको इसने पूरे ठीक से इसको और ज्यादा करा। उसके बाद इसने क्या करा? उसके बाद इसने क्या करा? और भी हारमुज और इधर उधर जाके कब्जा करा। अच्छा, इसका एक सहायक होता है, उसका नाम आप याद रखिएगा, उसको बोलते हैं बारबोसा। नाम था एक व्यक्ति का, बारबोसा जो था वो इसका क्या था? सहायक था, जो इंडिया का ही था। क्या नाम था? बारबोसा। वो एक्चुअली इसको लैंग्वेज के ही में कुछ दिक्कत आती है तो इस पर इस व्यक्ति ने क्या करा? यही वो अल्बुकर्क है जिसने 1510 में क्या करा? भटकल का किला ले लिया। क्या कर लिया? भटकल का किला लिया। और भटकल का किला इसने किससे लिया? ये किला ये लिया कृष्णदेव राय से। कृष्णदेव राय से ये व्यक्ति 1510 में क्या करता है? भटकल का किला ले लेता है। और इसका एक सबसे बड़ा पॉइंट आप याद रख सकते हो, ये जो है इनक्विजिशंस। ये व्यक्ति जो है इनक्विजिशंस बनाता है। इनक्विजिशंस क्या था? एक तरह का धार्मिक न्यायालय, एक तरह का ये धार्मिक न्यायालय था। इनक्विजिशंस उसको कहते थे। ये वही व्यक्ति है जो इनक्विजिशंस बनाता है ना, जिसको कहते हैं धार्मिक न्यायालय, है ना। उसके अलावा अल्बुकर्क एक चीज के लिए और जाना जाता है, इसने क्या करा था? सती प्रथा को प्रतिबंधित करा था। जो सती प्रथा है इसको क्या करा था? बंद करा था। सती प्रथा बंद करा था। उसके अलावा अल्बुकर्क एक चीज के लिए एक और चीज के लिए जाना जाता है। वो चीज ये है, इसने क्या करा? हिंदू मैरिजेस करवाने शुरू करे। इसने कहा हिंदुओं को कि तुम एक काम करो, यहाँ पर शादी करो, है ना, और यहाँ के इंडियंस बच्चे पैदा करो जो इसके प्रति लॉयल हो। उसका उसने नाम रखा था लुइस इंडियन। लुइस इंडियन कौन थे? ये कहता था कि अपने लोगों को कि हिंदू और इंडियंस औरतों से शादी करो और बच्चे पैदा करो जो कि लॉयल हो पुर्तगालियों के प्रति। उन बच्चे को इसने सब दिया था लुइस इंडियन। यानी लुइस इंडियन जो था वो यही लोग थे, है ना। जो उसके अलावा इसने एक चीज और करा, वो था बागवानी प्रथा। बागवानी प्रथा की इसने शुरुआत करी थी। तो हमने देख लिया कि अल्बुकर्क के बारे में इतना। बाकी हम लोग अब थोड़ा सा इसके आगे से नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं, है ना। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी हम लोग
और लाइक भी कर दीजिएगा। और हम लोग आपको एक टेलीग्राम लिंक देंगे जहाँ पे नोट्स शेयर हो सकते हैं, है ना। हालांकि नोट्स का कोशिश तो करेंगे कि नोट्स जो है हैंड रिटेन से, काफ़ी हाथ से लिखने में टाइम लगता है, तो नोट्स आई थिंक जो है शायद फ्री नहीं होंगे, बट उसके लिए देखते हैं सब्सक्रिप्शन होगा, बट ज़्यादा नहीं, मैं 50 से 100 रुपये के आसपास का ही सब्सक्रिप्शन रखूँगा, कि नोट्स हैंड रिटेन ही है, तो आपको वही उतना ही हो जाएगा, है ना। ये क्लासेस जो है काफ़ी सफिशियंट है, लाइक एसएससी, रेलवे, बैंक, आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो इंडिया में, जहाँ पे किसी भी लेवल्स के पेपर्स आते हैं, वहाँ के लिए कंटेंट सफिशियंट है। सिर्फ आईएएस को छोड़ दिया जाए, बाकी सीडीएस लेवल तक का यूपीएससी के सारे कवर, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ और भी जितने भी एग्जाम है, आप कंटेंट का लेवल कंपेयर कर लेना, इससे ज़्यादा कहीं भी आपको नहीं दिखने को लगेगा, है ना, क्योंकि इसमें हमने एनसीईआरटी, एनआईओएस, सारे भी स्टैंडर्ड्स बुक, ये सारी चीज़ें कवर कर रखी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। मिलते हैं भाइयों कल के क्लास में। F2